नमस्कार दोस्तों जब से पार्लियामेंट का मानसून सेशन स्टार्ट हुआ है तब से पार्लियामेंट की प्रॉपर कार्यवाही ठप पड़ी है और कोई भी बिल प्रॉपर डिबेट के साथ में पास नहीं हो पाया है क्योंकि अपोजिशन के द्वारा प्रत्येक बिल का विरोध करके हाउसेज से वॉकआउट किया जा रहा है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्यों अपोजिशन के द्वारा प्रत्येक बिल का विरोध किया जा रहा है और ये विदाउट एनी डिबेट जो बिल पास करके एक्ट बनाए जा रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी, फिर अपोजिशन का कार्य ही क्या रह जाता है। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, ये भी काफी विवादों के घेरे में है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से चेंजेस सरकार इसमें लेके आई है जिससे कि कुछ पर्यावरण संबंधित ऑर्गेनाइजेशन और इवन ट्राइबल मिनिस्ट्री इसका विरोध कर रही है। कुछ राज्य सरकारों ने भी अपना विरोध जताया है लेकिन बावजूद इसके इसको पास कर दिया गया है। ये न्यूज आप देख पाओगे, पार्लियामेंट पासिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल अमेंडमेंट बिल 2023। ये अकेला बिल ऐसा नहीं था जो कि 2 अगस्त को पास किया गया है। इसके साथ में 4 और बिल हैं जो पास किए गए हैं, जैसे कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023, जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल and the multi-state cooperative society amendment bill, the biological diversity amendment bill and the forest conservation amendment bill। तो अंतिम वाला जो है ये हमारी चर्चा का विषय रहेगा। इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में मामला क्या चल रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ पर्यावरण संबंधी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हाउस के पार्लियामेंट के प्रत्येक हाउस का यहाँ पे विरोध किया है इस एक्ट को लेके। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। नाउ द हाईली कंट्रोवर्शियल फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल इज अवेटिंग डिबेट इन द राज्य सभा आफ्टर हैविंग बीन पास्ड बाय द लोक सभा with almost no debate in June, and now the bill is also passed in Rajya Sabha without any debate because opposition is walked out over the Manipur issue। तो सबसे पहली बात मणिपुर इशू को लेकर ही सभी जो एक्ट है उनका विरोध यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन कुछ और यहाँ पे हम लोग की पॉइंट्स देख लेते हैं इस एक्ट के बारे में, जैसे कि ब्रॉडली द बिल सीक्स टू रिस्ट्रिक्ट द कंजर्वेशन स्कोप ऑफ द एक्ट टू ओनली सर्टेन फॉरेस्ट लैंड, केवल कुछ निश्चित फॉरेस्ट लैंड को ही इस एक्ट के तहत गवर्न किया जाएगा। दूसरा, यह एग्जेम्प्ट करता है बॉर्डर लैंड्स को फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू सीक परमिशन टू क्लियर फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। अब इसकी भी यहाँ पे कोई ब्रॉड डेफिनेशन नहीं दी गई है कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के रहने वाले हैं। तीसरी बात, फाइनली it also allows some non-forest activities on forest lands like चिड़ियाघर खोलना, इको टूरिज्म फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना। तो ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको लेकर विरोध का सामना हो रहा है। लेकिन इससे पहले हम लोग और भी इसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले इस बिल को मार्च महीने के अंदर लोकसभा में पेश किया गया था एंड देयर आफ्टर इट वाज रेफर्ड टू द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके अंदर 32 मेंबर्स दोनों हाउसेज से आते थे एंड द कमेटी वाज हेडेड और चेयर्ड बाय दी राजेंद्र अग्रवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी थे फ्रॉम मेरठ। अब ये कमेटी ने यहाँ पे रिवीजन दिया और अपनी जो रिकमेंडेशन है वो भेज दी थी। दिस रिवीजन स्टैंड्स इन स्टेट कॉन्ट्रैक्ट टू दी वाइड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्सटेंट एक्ट एट प्रेजेंट, यानी कि जो हमारा 1980 का प्रेजेंट डे का एक्ट था अभी भी है, अभी उसको पास ही किया गया है, एक्ट नहीं बना है। तो ये जो 1980 का जो एक्ट है ये बात करता है एनी फॉरेस्ट लैंड, किसी भी फॉरेस्ट लैंड को इसके तहत गवर्न किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का भी इसी प्रकार का एक 1996 में जजमेंट आया था जो बात करता है किसी भी फॉरेस्ट लैंड की, मीन्स चाहे फिर वो डीम्ड फॉरेस्ट हो या फिर वो रिकॉर्डेड हो, लैंड रिकॉर्डेड हो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के तहत, रिगार्डलेस ऑफ द ओनरशिप कि उसकी ओनरशिप किसके पास में है, या फिर कोई फॉरेस्ट ऐसा है जो कि ऑफिशियली क्लासिफाइड नहीं है उसको भी इसके तहत गवर्न किया जाएगा। अगर तो उस फॉरेस्ट की या फिर उस लैंड की डेफिनेशन किसी भी डिक्शनरी के तहत सेटिस्फाई होती है, मीन्स जैसे फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन डिक्शनरी वगैरह में दी जाती है तो वो डेफिनेशन अगर वो लैंड सेटिस्फाई करता है तो उस लैंड को हम लोग 1980 के एक्ट के तहत ही गवर्न करेंगे। मीन्स कोई ट्री कवर एरिया है या फिर अंडर ग्रोथ है
तो उसको भी हम लोग 1980 के तहत गवर्न करेंगे, ऐसा जजमेंट आया था 1996 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो एक प्रकार से हम क्या देखते हैं, 1980 का जो एक्ट था हमारे पास, ये गवर्न करता है किसी भी फॉरेस्ट लैंड एरिया को, राइट। तो अब इसकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर यही सवाल उठते हैं कि आप यानी कि सरकार अब रिकॉर्डेड लैंड को इसके अंदर शामिल करने की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर यह है कि देखिए, बिफोर द 1996 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन टीएन गोडा बर्मन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ऑदर्स, तो ये 1996 का ये केस था, ये केस भी आप पर्टिकुलर याद रख सकते हो, इसके अंदर जजमेंट आई थी। इसने ये बताया था कि देखिए जो हमारा 1986 का एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये अप्लाई होता है टू दी नोटिफाइड फॉरेस्ट। मीन्स इस जजमेंट से पहले हम देखते हैं 1996 के जजमेंट से पहले तो 1980 का एक्ट नोटिफाइड फॉरेस्ट के ऊपर ही अप्लाई होता था, ऐसा सरकार ने बताया है, और किसी भी रिवेन्यू फॉरेस्ट एरिया के ऊपर अप्लाई नहीं होता था। और अगर तो नॉन फॉरेस्ट्री कोई यूज आपने करना है रिवेन्यू फॉरेस्ट का, तो उसके लिए पहले परमिशन भी लेनी पड़ती थी सरकार से। तो ये सरकार ने अपना पक्ष यहाँ पे रखा है। फिर आगे ये सरकार के द्वारा बताएगा कि देखिए जजमेंट के बाद ये हो जाता है कि रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट है ये उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाता है, और जो रिकॉर्डेड नहीं है यानी कि ऑफिशियल रूप से जैसे मैंने बताया रिकॉर्डेड नहीं है उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाता है ना, और जो नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज के लिए यूज किया जाता है उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाता है। सो दिस केस्ड कंफ्यूजन अबाउट द एक्ट एप्लीकेबिलिटी, कि एक्ट भी लागू किसके ऊपर होगा। अगर हम लोग प्लांटेशन करना चाहते हैं प्राइवेट लैंड के ऊपर, अगर गवर्नमेंट के जो नॉन फॉरेस्ट्री लैंड है उसको किस प्रकार से गवर्न किया जाएगा, तो ये काफी सारी कंफ्यूजन सरकार को हो गई थी कि हम लोग किस लैंड को इस एक्ट के तहत कैसे गवर्न करें। So therefore it is necessary to clarify the act's applicability to the different type of land. So different type of land है हमारे पास। देखिए कोई तो घना जंगल होता है, कहीं पर थोड़े जंगल होते हैं, जैसे रोड के आसपास का जो एरिया होता है उसको भी जंगल में काउंट किया जाता है, और जो पहाड़ी इलाका होता है वहां पर जो जंगल होते हैं उसको भी जंगल में काउंट किया जाता है, टेरेन में वगैरह वगैरह। एक प्रकार से आप देखोगे वेरियस टाइप ऑफ लैंड या फिर वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट लैंड हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं, तो उनको केवल इस एक ही एक्ट के तहत गवर्न किया जाता था। सो उसकी एप्लीकेबिलिटी को ठीक ठहराने के लिए अब नया बिल लेके आई है सरकार, ऐसा सरकार का पक्ष है। सो व्हाट इज द एग्जेम्पशन फॉर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोवर्शियल, अभी जो बॉर्डर वाला जो इन्होंने एग्जेम्पशन दिया है इसको भी लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई है। ये कहता है कि देखिए अगर जो बॉर्डर है हमारे पास जो पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर लगता है, इधर चाइना के साथ में जो बॉर्डर लगता है, नेपाल, म्यांमार, और ये आपका जो बांग्लादेश, इधर जो जितना भी हमारा बॉर्डर लगता है और इस एरिया में जितना भी फॉरेस्ट पाया जाता है, फॉरेस्ट्री जो भी हमारी पाई जाती है, उसके आसपास यदि आपको रोड्स बनाने हैं, कोई हाईवे बनाना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो उसके 100 किलोमीटर तक, ठीक है, उसके 100 किलोमीटर तक आप विदाउट क्लियरेंस, विदाउट एनी परमिशन अपना काम कर सकते हो। यानी कि ये वाले जो प्रोजेक्ट चालू हो सकते हैं जिनको स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये 100 किलोमीटर की बात की गई है, एंड इस प्रकार के कोई भी प्रोजेक्ट को अभी के लिए डिफाइन नहीं किया गया है। इट इज एन अनडिफाइंड टर्म एंड कैन दस बी मिसयूज टू पुश थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट आर डिवेस्टेटिंग फॉर द लोकल इकोलॉजी। तो मतलब अपोजिशन का और जो पर्यावरण से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है उनका यही कहना है कि इस प्रकार से ये शब्द का यूज करके, इस टर्म का यूज करके इस एक्ट का मिस यूज ही होगा, प्रॉपर यूज नहीं हो पाएगा। और ये जो 100 किलोमीटर का दायरा सरकार ने बताया है, इसको लेकर भी जो नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ स्टेट हैं उन्होंने पर्टिकुलर अपना कंसर्न जारी किया है। जैसे कि अगर नागालैंड की बात करें तो उन्होंने बताया है कि देखिए इसको वेरिएबल तरीके से आपने लागू करना चाहिए था, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका साइज जो है कि स्मॉल है और उनके अंदर फॉरेस्ट कवर भी कम है। कुछ राज्य ऐसे हैं कि उनके अंदर फॉरेस्ट कवर भी ज्यादा है और एरिया भी ज्यादा है। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक छोटे बड़े राज्य को एक कैटेगरी के अंदर शामिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा इंडो बर्मा डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसके अंदर आप 100 किलोमीटर तक कैसे जा सकते हो, नागालैंड के द्वारा ऐसा बताया गया, और बात भी कहीं ना कहीं सही है। त्रिपुरा ने भी ये बोला है कि आप इसको रिड्यूस करके 10 किलोमीटर कर दीजिए, क्योंकि त्रिपुरा का भी एरिया आप देखते हो छोटा है, फॉरेस्ट कवर भी काफी ठीक है वहां पे।
है ना। अरुणाचल प्रदेश ने बोल दिया कि आप इसको 150 किलोमीटर तक आप इंक्रीज कर सकते हो। तो प्रत्येक राज्य के अलग अलग कंसर्न्स हैं, वो उनके हिसाब से इनको भी एड्रेस नहीं किया गया है। ये भी एक कंसर्न का विषय है। सो क्या जेपीसी के द्वारा किसी भी कंसर्न को, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा दिए गए, या फिर लोगों को जैसे पब्लिक ओपिनियन माना जाता है उसके अंदर भी काफी रिप्रेजेंटेशन आए थे, और सरकारों के द्वारा भी, राज्य सरकारों के द्वारा भी अपने पॉइंट भेजे गए थे, तो उनको क्या जेपीसी ने यहाँ पे एड्रेस नहीं किया? तो पहली बात तो ये है कि जेपीसी ने उनको एड्रेस नहीं किया। द बिल वॉज नॉट रेफर टू द रेलिवेंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। अब जेसीपीसी का जो है ना कार्य ये होना चाहिए था कि इस पूरे एक्ट को, यानी कि बिल को पास होने से पहले एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए था। और इस मामले में अगर आप देख पाओगे, ये स्टैंडिंग कमेटी है द कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके चेयरमैन यहाँ पे जयराम रमेश है, कांग्रेस के आपको पता लीडर हैं। उनके द्वारा इसको चेयर किया जाता है। तो इस कमेटी को ये भेजना चाहिए था। ये कमेटी फिर यहाँ पे इसको रिव्यू करती, अगर कोई कंसर्न है, कोई यहाँ पे अमेंड और करने की बात होती तो उसको कैरी आउट किया जाता। बट प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी के तहत इट इज कंसिडर्ड गुड प्रैक्टिस। और भाई ये पॉलिसी कहती है कि कोई भी आपको फिर कमेटी को भेजने की जरूरत नहीं है, आप बाईपास करके डायरेक्टली लोकसभा के पटल पे पेश कीजिए और पास करवा दीजिए। अब आपको पता है अपोजिशन के पास, ठीक है, सॉरी, सरकार के पास में पूर्ण बहुमत है, तो अपोजिशन की जरूरत के बिना भी उसको पास कर दिया जाएगा, और अपोजिशन विदाउट डिबेट के बिल को पास होने दे रहा है। सेकंड, जेपीसी did not propose a single change to the bill in its report despite receiving around 1200 रिप्रेजेंटेशन। 1200 से भी ज्यादा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आए थे, लेकिन जेपीसी के द्वारा भी किसी भी रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे एड्रेस नहीं किया गया। कोई भी यहाँ पे चेंज करने का या भी सुधार करने का बात इन्होंने नहीं बोली। इंक्लूडिंग ऑब्जेक्शन फ्रॉम द ट्राइबल ग्रुप्स, कंजर्वेशनिस्ट, एनवायरमेंटल लॉयर्स, एक्टिविस्ट एंड द सिटीजन ग्रुप्स। इसके साथ साथ जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने भी अपने जो कंसर्न्स हैं उनको रेज किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि देखिए 2006 का जो एक्ट है हमारे पास, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, उसके तहत ये कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करने में भी बाधा डाल सकता है, ऐसा ट्राइबल मिनिस्ट्री का कहना है। सो अनोदर यहाँ पे कंसर्न ये है अपोजिशन के द्वारा कि ये जो एक्ट आप पास कर रहे हो या फिर जो पास किया गया है, इट विल एनेबल प्राइवेट डेवलपर्स टू कट डाउन द फॉरेस्ट विदाउट गेटिंग द कंसेंट ऑफ द फॉरेस्ट डिवेलपर्स। बात बिल्कुल भी सही है ये भी, क्योंकि अगर इतनी ही छूट दे दी जाएगी, 100 किलोमीटर तक आप घुस के कोई भी फॉरेस्ट को क्लियर कर सकते हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, तो फिर कहीं ना कहीं उसका मिसयूज भी हो सकता है, राइट। यानी कि जो फॉरेस्ट राइट हैं उनका हनन हो सकता है। और तीसरी बात यहाँ पे ये बताई गई है, जो वन, ये जो एक्ट था इसका नाम चेंज करके वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 कर दिया गया है। तो जो नॉन हिंदी स्पीकिंग राज्य हैं उनके साथ बोला जा रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो। हालांकि देखिए ये तो कोई बेतुक की ही बात है मेरे हिसाब से, बट फिर भी इसके ऊपर भी विरोध किया जा रहा है। अरावली का 40% हिस्सा इससे अफेक्टेड होगा। 95% यहाँ पे नियमागिरी जो हिल्स है उनका इफेक्टेड होगा, जहाँ पे डोंगरिया कोंद करके एक ट्राइबल ग्रुप पाया जाता है, उसको काफी यहाँ पे इम्पैक्ट होने वाला है, ऐसा भी बताया गया है। मैंने जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पे बताते हैं कि हम लोग अनसर्टेन हैं कि किस प्रकार से स्टेट वाइज हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है और सरकार इसको लागू करेगी कि किस प्रकार से फॉरेस्ट लैंड को इसके अंदर गवर्न किया जाएगा। तो ये कुछ कंसर्न्स थे इस बिल को लेकर अपोजिशन के द्वारा भी, और कुछ इन्वायरमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा, ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। लेकिन मैंने बताया विदाउट एनी डिबेट इसको पास कर दिया गया है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि किसी भी बिल को विदाउट डिबेट अगर पास कर दिया जाता है, इतने सारे रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी, इतने सारे चेंजेस मैंने के करवाए जाने के बावजूद भी, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या रह जाती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका ओपिनियन इसके ऊपर क्या है। और ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ये आपने देखना है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी मैंने ये बनाई थी, ठीक है। सो दैट ये लेक्चर था मेरी तरफ से। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। जय हिंद।